तो वैसे तो दोस्तों ये बात बहुत पुरानी है, मगर 2008 के आसपास मैंने अपनी बुक को लिखने की शुरुआत की थी। उस टाइम पर मैंने सोचा था कि किस तरीके से मेरे को कहानी को आगे बढ़ाना है, मगर तब की कहानी और आज की कहानी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। बीच में कई सारे बदलाव आए और वो आते भी हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ आपकी कहानी में चेंज आना चाहिए। आज भी जब मैं मेरी बुक को दोबारा उठा करके पढ़ता हूँ तो लगता है कि कुछ चीज़ें और दूसरे तरीके से की जा सकती थी। ये ह्यूमन नेचर है और ऐसा हमेशा होता ही है। चाहे आप कितना परफेक्ट काम कीजिए, आपको हमेशा लगेगा कि कोई ना कोई सुधार की गुंजाइश उसमें रह गई है। 2008 में मैंने इसको लिखने की स्टार्टिंग की थी, मगर लगभग मुझे 4 साल लगे स्टडी मटेरियल को कंप्लीट करते करते। काफ़ी सारे सोर्सेज को मुझे पढ़ना पड़ा इस चीज़ के लिए। तो 2012 आते आते मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे बुक लिखना चालू कर देना चाहिए, और मैंने इसको पब्लिश करने की डेट डिसाइड की थी। वो की थी 2020। मैंने उसी टाइम इसको दिमाग में सोच लिया था कि मैं 2020 में अपनी बुक पब्लिश करूँगा। तो दोस्त आप सोच रहे होंगे कि मुझे 8 साल कैसे लगे, क्योंकि मेरा टॉपिक जो है वो ऐसा था, वो थोड़ा वाइड है। क्योंकि मैंने जो है वो नॉवल के लिए कुछ एक ऐसा टॉपिक चुना है जिसमें शायद मैं 9 या 10 पार्ट इसके लिख पाऊंगा। पहला पार्ट ऊपर वाले की कृपा से मैं लिख करके कामयाब हो चुका हूँ। अब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर वर्क कर रहा हूँ। तो मैंने क्या तैयारी की थी, किस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो होती है आपकी स्टोरी को प्लॉट करके रखें। एक पूरी स्टोरी आपके सामने कंप्लीट होनी चाहिए जिसको आपको लिखना है। उस कहानी का शुरुआत और उस कहानी की अंत, ये दोनों आपको पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए, ताकि आप जब स्टोरी लिखने बैठे तो किसी तरह का कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं रहे। ये प्लॉट इस तरीके से होना चाहिए दोस्तों कि कभी कोई दोस्त आपका जब बैठ करके आपसे पूछे तो आप उसे वो कहानी जो है वो कम से कम शब्दों में समझा सकें, उसे बता सकें। हालांकि किसी राइटर के लिए सबसे मुश्किल ये होता है कि जब उसकी लिखी हुई बुक के बारे में कोई पूछता है कि भाई आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, और वो उसको जल्दी में बताना होता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करके लिखते हैं, बड़ा करके लिखते हैं, तो ये आसान नहीं होता है कभी भी किसी को कुछ ही शब्दों में बता देना कि आपने उसमें क्या लिखा है। मगर फिर भी एक पूरी कहानी का एक सारांश आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि जितने भी कैरेक्टर और सिचुएशंस आपने उसमें यूज़ किए हैं, आप उनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। हर कैरेक्टर पर वर्क कीजिए। कौन सा कैरेक्टर किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से बोलता है, कैसा उसका पहना हुआ है, कौन सी सिचुएशन में लोग बैठे हुए हैं और किस तरह का कन्वर्सेशन चल रहा है, उसको उलझाने का, उसको लिखने का यही हुनर दोस्तों हमारे पास होना चाहिए। और यही आपको एक अलग से पहचान भी दिलाएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि एक फीमेल आपकी कहानी की मुख्य किरदार है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उसका कैरेक्टर किस तरह का है, वो किस तरह की सोच रखती है, वो किस तरीके से बोलती है, क्या उसका व्यवहार है, किस तरीके से उठना बैठना, क्या उसका पहना हुआ है। ये सारी चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ती है। यानी कुल मिला के आपको पात्र के अंदर घुसना पड़ता है और पात्र की तरह सोचना पड़ता है, और तब जाकर के आप इसे लिख सकते हैं। मेरी बुक में दोस्तों बहुत सारे कैरेक्टर हैं, 20 से 25 ऐसे कैरेक्टर हैं दोस्तों जो मेरी कहानी के मुख्य किरदार हैं। तो इन सब के बारे में सोचना, पढ़ना, लिखना, देखना, ये सब मैंने किया है। ये सब मैंने 8 साल तक जिया है। तो इसलिए मेरे को पता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत हेल्प करती हैं। आप उनकी तरह सोचना प्रारंभ कीजिए तो फिर आपको लिखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तीसरी चीज़ है दोस्तों इमोशंस। आपको जब इमोशन, आप किसी सिचुएशन में इमोशन डालते हैं, मान लीजिए आप कोई सा भी एक, जैसे मान लीजिए आप कॉमेडी सीन क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ पर कॉमेडी इमोशंस डालने पड़ते हैं। आपको वो बातें लिखनी पड़ती है जिससे केवल आप ही ना हंसें, लोग भी हंसें उसे देख करके। कई बार हमें हमारी बातों पर हंसी आ जाती है मगर लोगों को नहीं आती। तो इस तरह की सिचुएशन, जैसे आपको रोने की सिचुएशन बनानी है या आप इमोशनल सिचुएशन बनाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर इमोशनल कंटेंट डालिए। आप वहाँ पर कुछ इस तरह की लाइनें ऐड कीजिए जिससे इमोशन क्रिएट हो, लोग आपसे जुड़े, लोग सिचुएशन को समझें और ये समझें कि भाई हाँ, सीन जो है वो इमोशनल है। फिर जो चीज़ आती है दोस्तों वो आती है चैप्टर्स। आप आपकी स्टोरी को चैप्टर्स में डिवाइड कीजिए। किसी चैप्टर को छोटा या किसी चैप्टर को बड़ा करने की जगह आप उस चैप्टर पर कितना आपको फोकस रखना है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। हर चैप्टर को इक्वली डिवाइड कीजिए। हर चैप्टर के अंदर एक अलग से स्टोरी कंटेंट होना चाहिए, ताकि लोग जो है वो चैप्टर वाइज चैप्टर आपकी बुक से जुड़े। और खासकर जब आप उपन्यास लिख रहे होते हैं तो इस तरह की चीज़ जो है वो लिखना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि लोग जो है वो चैप्टर वाइज चैप्टर आपकी बुक को पढ़ते हुए इंजॉय करें। चैप्टर दोस्तों आपकी बुक में ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए और चैप्टर कम भी नहीं होने चाहिए। हालांकि मैं इस पर कमेंट पूरी तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि ये अलग अलग स्टोरी पर डिपेंड करता है। कई स्टोरीज़ की डिमांड होती है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा चैप्टर हों, कई स्टोरीज़ में जो है वो कम चैप्टर से भी काम चल जाता है। जैसे जनरली मैंने 21 चैप्टर अपनी बुक में रखे हैं। वो मैंने शुरू से डिसाइड कर रखा था कि मेरे को 21 चैप्टर रखने हैं हर बुक के अंदर। आप हर किसी की अलग अलग सोच हो सकती है। हो सकता है कि आपको ज़्यादा चैप्टर या फिर स्टोरी लिखते हुए चैप्टर बाद में याद आ जाए, तो चैप्टर जो है वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर एक रूल जो है वो फॉलो होता है कि आपको क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर वर्क करना चाहिए।
अगली चीज़ आती है दोस्तों कि अगर आप आपकी बुक में जो आपका नोवेल है उसके अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आप कुछ इमेजेस वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने इमेजेस ऐड की हैं, मैंने खुद, क्योंकि मुझे ड्राइंग का भी शौक है तो फिर मैंने खुद ही अपनी इमेजेस बनाई स्टोरी के। एक इमेज दोस्तों जो है वो अच्छी तरीके से समझा सकती है, एक्सप्लेन कर सकती है पूरे चैप्टर को। जैसे मैंने कोई भी एक चैप्टर लिखा तो उस चैप्टर की इमेज के थ्रू जो है वो काफ़ी सारा कंटेंट मैं बताने की कोशिश कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी बुक में मुझे कई सारी सिविलाइजेशंस क्रिएट करने का मौका मिला था, काफ़ी सारी सिविलाइजेशंस मुझे क्रिएट करनी होती हैं। तो जब मैं सिचुएशन में सिविलाइजेशन को समझा रहा होता हूँ तो किस तरह की वहाँ की बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर हैं, किस तरह का वहाँ का डायग्राम है, ऐसा समझाने से अच्छा मैं उसको अगर बना करके दिखा दूँ तो लोग जो है वो अच्छी तरीके से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। मैं यूँ नहीं कह रहा कि हर किसी चीज़ में ये आवश्यक है, अगर आप बना सकते हैं तो आपको बनानी चाहिए। फिर जो है दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है कि आप आपके टाइटल पे वर्क कीजिए। आपका टाइटल जो है बुक का वो एक ऐसा होना चाहिए जो रिलेवेंट हो, आपकी स्टोरी से वो जुड़ा हुआ हो और कहीं ना कहीं वो पूरी स्टोरी को जो है वो बताता हो। जैसे कि मेरी पूरी श्रृंखला है बुक की जिसका नाम है कलयुग का अंत। इसका जो फर्स्ट पार्ट था जो कि शिव का जन्म नाम से है, जिसमें कि मैंने मेरे जो कहानी का मुख्य पात्र है शिव, उसका जन्म किस तरीके से हुआ उसको रिलेट करता हुआ वो बताया हुआ है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जो है वो एक नाम ऐसा डिसाइड कीजिए जिससे मतलब आपकी बुक का जो है वो एक अलग सा ही इफेक्ट पड़े और लोग ये समझ पाए, उनमें क्यूरोसिटी पैदा हो, जिज्ञासा पैदा हो कि आखिर इस बुक में क्या लिखा हुआ है। टाइटल के अलावा दोस्तों आपको आपके कवर पेज के बारे में भी वर्क करना चाहिए। हालांकि ये बहुत बाहर की बात है मगर फिर भी एक कवर पेज होना चाहिए। जैसे कि जब मैंने इस बुक को लिखना स्टार्ट किया था मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि मैं किस तरह का कवर पेज रखूंगा, क्या मेरे को सिचुएशन रखनी है, कैसा। हालांकि मैं खुद ग्राफिक डिजाइनिंग कर लेता हूँ मगर उसके बाद में भी मैंने मेरे पब्लिशर से कंसल्ट किया इस बारे में। उन्होंने मुझसे बातचीत की, उन्होंने पूछा कि आपको किस तरह का कवर चाहिए। मैंने मेरी एक जो इमेज थी दिमाग में वो बताई, कुछ जो रिलेवेंट टॉपिक मैंने बनाए हुए थे, कुछ जो इमेजेस मैंने मेरे अकॉर्डिंग बनाई हुई थी वो मैंने उनको सेंड की। उन्होंने देखी और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक बहुत ही शानदार कवर मुझे डिजाइन करके दिया जिससे मैं सेटिस्फाई हुआ। और फिर मुझे लगता है कि नहीं, दर्शकों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो बातें मैं उनमें नहीं जाना चाहता कि लोग कहते हैं कि मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता जहाँ लोग कहते हैं कि किसी कवर से उसके बुक को नहीं देखना चाहिए। देखो दोस्तों फर्क तो पड़ता है, एक अच्छे कवर से बुक का काफ़ी फर्क पड़ता है। अगर इसी तरह का होता तो फिर आप बिना कवर के ही बुक बेचने लग जाएं, सीधा ऊपर नाम लिख दें, मगर ऐसा नहीं होता। हर कोई अपने कवर पे इमेजेस का यूज़ करता है और करना भी चाहिए। फिर इसके बाद आती है दोस्तों बारी पब्लिशर की। फिर आप पब्लिशर ढूंढ सकते हैं जब आपने इतना कुछ कर लिया है, आपने बुक को लिख लिया है, हर कैरेक्टर वाइज उसको जमा लिया है, चैप्टर्स वाइज उसको जमा लिया है, तो फिर अब आप पब्लिशर की तरफ जा सकते हैं। इंटरनेट पर अच्छे पब्लिशर को चूज़ कीजिए, ढूंढिए उन्हें। आप आजकल काफ़ी सारी सोर्सेज हैं फाइंड करने के कि आपको पता लग जाएगा कैसे पब्लिशर को चूज़ करना है, कहाँ आपका बजट फिट बैठता है, उस अकॉर्डिंग पब्लिशर को देखिए। मैंने एक वीडियो स्पेशली पब्लिशर्स के बारे में बनाया हुआ है कि किस तरीके से अपनी बुक को पब्लिश किया जाए, किस तरीके से बुक को लिखा जाए, ये भी मैंने पहले डाला हुआ है। जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगते थे कि क्या क्या टिप्स मुझे शेयर करने चाहिए वो मैंने किए हुए हैं। और भी बाकी सारी चीज़ें जो बुक से रिलेवेंट होगी वो मैं डालने की कोशिश करूँगा आगे। मैं अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कैसे मैं इस जर्नी में यहाँ तक पहुँचा हूँ। हालांकि आगे अभी बहुत सारा रास्ता तय करना है मगर यहाँ तक जो मैं पहुँचा हूँ, अगर इतनी सी जर्नी से किसी का फ़ायदा हो जाए तो शायद मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल स्पेशली मैंने अपनी जो सारी चीज़ें हैं वो शेयर करने के लिए ही बनाया है, वो मैं आपसे शेयर लगातार करता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए।